गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवचेतना स्कूल की तरफ से चल रही ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो हमारा सिलेबस, कि हमें पूरी ट्वेल्थ क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ना है और किस पार्ट में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट में हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूरी ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री जो है वो बांटी गई है तीन पार्ट्स के अंदर। उसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट उसका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, तीनों पार्ट्स को हमने इसी सीक्वेंस में लिखा है क्योंकि चैप्टर्स जो दिए गए हैं वो इसी सीक्वेंस में दिए गए हैं। जो नंबर लिखे हुए हैं वो चैप्टर्स के नंबर हैं इन चैप्टर्स के आगे। ठीक है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जब आप किसी सब्सटेंस को बाहर से देख रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जब आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी को जब स्टडी कर रहे हैं, हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी केमिकल कंपाउंड की या किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब आप उसकी फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक्चुअल में है वो मानी जाती है केमिस्ट्री की आत्मा है, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो यहाँ से निकल के आएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं केमिस्ट्री, हम पढ़ते क्या है? हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, उनकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा वो किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो आएंगी वो कहाँ से आएंगी? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल के आती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो कॉन्सेप्ट बनाती है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। तीसरी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? देखो, एक वर्ड है ऑर्गन। ऑर्गन वर्ड आपने यूज किया होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर मान लेते हैं कि प्लांट्स की बॉडीज के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। तो जो भी लिविंग स्पीसीज होती है उनके डिफरेंट पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑर्गन, और उन ऑर्गन्स के अंदर कौन से कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो किन से मिलके बने हुए हैं, किस वजह से उनके अंदर, जिन एलिमेंट्स की वजह से या कंपाउंड्स की वजह से उनके अंदर लाइफ बनी हुई है, उनको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाएगा। तो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं? टोटल 5 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। पहला चैप्टर जो है वो है सॉलिड स्टेट। देखिए, आपने गैसियस स्टेट के बारे में 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा। वहाँ पे एक पूरा चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, उसके अंदर आपने पढ़ी है। तो आइडियल गैसेज, रियल गैसेज वहाँ पे पढ़ी है आपने। लिक्विड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशंस जो होते हैं वहाँ पर कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट है। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कवर करते हैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर वो लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है। हालांकि सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड स्टेट नहीं होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि सॉलिड स्टेट जो रहेगी वो हम यहाँ पर कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सॉलिड्स जो रहते हैं वो किस तरह बनते हैं, सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा सॉलिड जो रहते हैं उनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, वो बाकी चीज़ों से अलग कैसे हैं, किस किस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि भाई एक आयनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, किस तरह के सॉलिड है, उनके अंदर अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो हम एक सॉलिड के अंदर घुस के देखेंगे कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। तो सॉलिड स्टेट हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। कितनी वायर्स होती हैं, सारी सारी वायर डेली किसके अंदर है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इसका मतलब वहाँ पर कंडक्शन जो रहेंगी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, वो भी हम कहाँ पर पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई ने 2019-20 में अपने सिलेबस में से निकाल दिया था, लेकिन इस बार फिर से इंक्लूड कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई या फिर नीट के सिलेबस में से कभी भी इसको निकाला नहीं गया है। सेकेंड चैप्टर जो आता है वो आता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन का, जैसे मैंने बताया आपको, सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ते हैं। वो चाहे सॉलिड इन सॉलिड का होमोजीनियस मिक्सचर हो, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस, इस तरह काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हर एक तरह के सॉलिड को हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो क्या क्या इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ होती है डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें भी हम कहाँ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तीसरा चैप्टर जो आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री,
यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है किसी मिक्सचर में से, किसी सॉल्यूशन में से, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। या अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की किन प्रॉपर्टीज की वजह से, किस वजह से हम केमिस्ट्री का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का जो आपस में रिलेशन रहेगा वो हम चेक करेंगे इस थर्ड चैप्टर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा वो आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। केमिकल जो केमिस्ट्री से रिलेट करता है, और काइनेटिक्स आपने स्टेटिक्स वर्ड पढ़ा होगा। स्टेटिक्स जो होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, फिजिक्स के अंदर पहला ही चैप्टर आता है। स्टेटिक्स का मतलब पढ़ा होगा एट रेस्ट। इसी तरह से काइनेटिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो केमिकल्स मोशन में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल्स भागे जा रहे एक जगह दूसरी जगह से। जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, वो कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं या फिर एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि जब केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी स्टेट में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का चेंज आ रहा है। इस चेंज को जब हम स्टडी करते हैं कि पहले रिएक्टेंट होते हैं, फिर बीच में कुछ स्टेट बनती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस सारी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो वो आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसके अलावा इसके अंदर आएंगी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रेट, टाइम से रिलेट कर रहे हो कि कौन कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ जो रहेगी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल सब्सटेंसेज का आपस में इंटरेक्शन देखेंगे जो सरफेस पे होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, कि जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट जो होते हैं हम बोलते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल रिएक्शन की रेट को एल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं, या फिर कुछ केसेस के अंदर घटाते हैं। तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि जो सरफेस पे जो इंटरेक्शन होती है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो केवल और केवल एक सरफेस प्रोवाइड करता है। उसके सरफेस पे डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके लग जाते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उनकी जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट वाला जो काम रहेगा वो सरफेस एक इंटरेक्शन होती है, तो वो जो चीज़ें रहेंगी वो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कोलाइडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इमल्शंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो भी इंटरेक्शन होती है सरफेस पे, उन सभी को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, फिफ्थ चैप्टर के अंदर जो है सरफेस केमिस्ट्री। तो इस तरह से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है वो इस टॉपिक से पूछी जाती है। इस पार्ट से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे वो 3 नंबर में पूछे जाए, चाहे 5 नंबर पूछे जाए। पहली चीज़ जो यहाँ से पूछी जाती है वो आते हैं न्यूमेरिकल्स। दूसरी चीज़ जो यहाँ से पूछी जाती है वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सॉलिड स्टेट होगी, सॉल्यूशंस हो गए, सरफेस केमिस्ट्री होगी, इनके अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोसेस हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ से, उनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा जो रहता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, काइनेटिक्स के अंदर, इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो रहती है उसका टोटल जो मार्क्स का पूरा जो एक कंट्रीब्यूशन रहता है वो कितना रहता है, यहाँ सर 20 से 23 नंबर के क्वेश्चन जो रहते हैं पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री जो है वो टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 से 23 नंबर का काम कहाँ से आता है, फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल निकल के आते हैं। एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अलग है। इस चैप्टर को आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर भी क्या क्या आएगा। इस चैप्टर के अंदर आएगा कि मेटल्स जो रहती हैं या एलिमेंट्स जो रहते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अपने किस और की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह किया जाता है, आइसोलेशन किस तरह किया जाता है, रिफाइनिंग के तरीके क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर का पूरा नाम जो है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
तो इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 10th क्लास के अंदर इस चैप्टर के बेसिक्स जो है आपने पढ़ रखे हैं। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा रिडक्शन के थ्रू हम मेटल को बाहर निकालते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, इस सबसे पहले कंसंट्रेशन भी होती है। तो वही सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़ने को आपको मिलेगी। 7th चैप्टर जो है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप कहेंगे कि 11th क्लास के अंदर भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है हमने, तो 11th क्लास के अंदर आपने केवल 13th और 14th ग्रुप जो था पी ब्लॉक का वो पढ़ा था। इसके अलावा 15th, 16th, 17th और 18th जो बाकी 4 ग्रुप बचे हुए हैं किसमें, पी ब्लॉक के, वो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। 15th ग्रुप जो था वो पिछली बार यानी 2019-20 में सीबीएसई ने हटा दिया था सिलेबस में से, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे वेटेज जो कवर करता है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स ही है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस रहते हैं। थोड़ा सा टफ लगता है, ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे ग्रुप्स के अंदर जो रहेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो आती है वो कॉमन आती है, कुछ एक चीज़ें आपको समझनी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो मेटल्स आती है उनको हम डी ब्लॉक मेटल्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो। इसके अलावा नीचे आपने देखा होगा 2 अलग से रोज होती है लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअल में इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होता है। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो रहते हैं उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज जो रहेगी, वो किस तरह आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या क्या उनकी आपस में प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 9 चैप्टर जो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि अभी तक हम जितना भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, उसके अंदर जितनी बॉन्डिंग हो रही है वो या तो आयनिक बॉन्डिंग मिलती है या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलती है। लेकिन आप सभी को पता है कि एक तीसरी तरह की बॉन्डिंग भी होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर 4th चैप्टर 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम और उनके अंदर कंपाउंड जो रहेंगे वो किस तरह बनते हैं, उनकी पूरी केमिस्ट्री को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए होंगे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर, डी एफ ब्लॉक के अंदर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड दे रखे होंगे। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के इस पूरे पोर्शन के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर के अंदर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं इन चैप्टर्स के अंदर से। ठीक है। लेकिन 1 या 2 नंबर का ही न्यूमेरिकल आता है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज रहता है वो अराउंड 20 का रहता है, वो 19 से 21 के बीच का रहता है मोस्टली। लेकिन मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 20 के आसपास से ही पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ, फाइनल पोर्शन की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, लेकिन यहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है उसको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपकी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है तो आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से जो चैप्टर दिए हुए हैं, टोटल 7 चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टोटल 7 चैप्टर एज इट इज़ नहीं आते हैं। इनमें से पहले 4 चैप्टर जो रहते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और इसके बाद बाकी जो 3 चैप्टर हैं वो है अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों का वेटेज जो रहता है वो भी अलग अलग रहता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले 4 चैप्टर जो आएंगे वो आएंगे प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी जो 3 चैप्टर आएंगे वो आएंगे किसके अंदर, अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखो प्योर और अप्लाइड के अंदर मतलब क्या है, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं, इसके अलावा आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। वहाँ पे ये 3 चीज़ें वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है, 13 चैप्टर रहता है 11th के अंदर, हाइड्रोकार्बन, जिसको GOC2 भी बोला जाता है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी किसके अंदर रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मिल सकते हैं।
क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप कुछ एटम्स होते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर लगा दिया जाए तो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, उस एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करेंगी जो हमने बाद में लगाया है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप किस किस तरह के होते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप किस तरह से लगते हैं। कुछ एक केसेस के अंदर क्या होता है, कुछ हेलोजन एटम्स लग जाते हैं। कुछ एक केसेस के अंदर ऑक्सीजन जो रहता है वो चेन के अंदर आ जाता है, जैसे कि OH लग जाता है, OCH3 लग जाता है, वो चेन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कुछ एक केसेस के अंदर एक C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। C डबल बॉन्ड O जो रहता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि एमीन्स के अंदर NH2 लग जाता है। जो नाइट्राइल्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके अंदर CN होता है। नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, NO2 होता है। तो इन हर एक तरह के अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे कि 10th चैप्टर जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो वर्ड जो आता है वो आता है हेलोजन से। हेलोजन्स यानी 17th ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। देखो यहां से निकल के आ रहा है ये। तो पी ब्लॉक जो रहेगा उसके अंदर 17th ग्रुप जो रहता है उनको बोलते हैं हेलोजन्स, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, एस्टाटीन आते हैं। उनको अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जोड़ दिया जाए तो हम बोलते हैं एक हेलो एल्केन बन गया। और अगर बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ अगर उन्हीं हेलोजन्स को जोड़ दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, तो वहां पर बन जाता है एक हेलो एरीन। तो इस तरह से अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एक हेलोजन एटम है तो उस तरह के कंपाउंड्स को बोलेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और इनकी स्टडी करेंगे हम 10th चैप्टर के अंदर। 11th चैप्टर जो है वहां पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप आता है वो बनता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ कार्बन चेन का जब सिंगल बॉन्ड बनता है उसकी वजह से। जैसे किसी चेन के लास्ट में अगर एक ऑक्सीजन की जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड के साथ तो इसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये एक OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। OH ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल्स का होता है। फिनोल्स के अंदर भी क्या होता है, देखो फिनोल जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल ही होता है। ये फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी ये कार्बन चेन है जिसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ गया फंक्शनल ग्रुप लेके। ईथर्स के अंदर क्या होता है, ईथर्स के अंदर दोनों तरह के आपको एरोमेटिक और एलिफेटिक, यानी चेन के साथ बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो ये एक ईथर बन गया, इसको डाई मिथाइल ईथर बोला जाता है या फिर मिथोक्सी मीथेन बोला जाता है। डाई मिथाइल ईथर इसका नाम होगा, आयुपैक नेम। इसके अलावा अगर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी अगर आप एक ऑक्सीजन ले आते हैं, बाद में एक और कार्बन चेन ले आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर एक ईथर बन गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वहां पर हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के चलता है यानी कार्बोनिल ग्रुप जब मिलता है तो वहां पर किस तरह की केमिस्ट्री होती है। जैसे एल्डिहाइड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। यहाँ पे मैं बना देता हूँ CHO। कीटोन्स के अंदर क्या होता है, दोनों साइड में कार्बन की चेन और बीच में रहता है C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या होता है, COOH। इस तरह से रहता है। तो यहां से बन जाता है क्या कि कार्बोनिल जो ग्रुप्स रहते हैं अगर वो मिल जाते हैं तो किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, उनको हम देखेंगे 12th चैप्टर के अंदर। 13th चैप्टर जो आता है वहां पर देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे जैसे कि एमीन्स जहां पर NH2 लग जाता है। इसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड जहां पर NO2 लग जाता है, या फिर साइनाइड्स और नाइट्राइल CN। इसके अलावा आइसोसाइनाइड जो रहते हैं वहां पर NC होता है, या फिर आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है इसको। तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये होती है प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है, देखो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर्स इसके अंदर कवर होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर DNA और RNA आ जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी विटामिन्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कवर होती है। और अगर देखा जाए तो ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, क्योंकि मेन जो चेन रहती है वो हाइड्रोकार्बन चेन ही रहती है। इसके अलावा इनके अंदर डिफरेंट बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। जब हम बात करते हैं पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ के अंदर पॉलीमर्स यूज करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, PMMA हो गया, बेकेलाइट हो गया,
इन सारे पॉलीमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर जो होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन पॉलीमर इनके अंदर से किस तरह से बनता है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं पॉलीमर्स चैप्टर के अंदर। और लास्ट जो चैप्टर आता है वो आता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपको कपड़े धोने हैं तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली लाइफ के अंदर जो हम टेबलेट्स मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। जो हम स्वीटनर्स यूज़ करते हैं, डाइज यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आती है डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और उनके अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो हम किस में पढ़ेंगे, 16 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं टोटल वेटेज की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल वेटेज कितनी आती है, तो यहाँ से लगभग 28 से 30 नंबर का काम आता है, या हम बोल देता हूँ 25 से 30 नंबर काम आता है, क्योंकि 27 से 28 मार्क्स इसके अंदर बन जाते हैं। तो 25 से 30 मार्क्स का काम यहाँ से पूछा जाता है। और इस टोटल पूरे पार्ट में से भी अगर मैं बात कर लेता हूँ कि प्योर का कितना पार्ट है और अप्लाइड का कितना पार्ट है, तो याद रखना है कि जो अप्लाइड है, अप्लाइड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर से लगभग 10 से 12 नंबर का काम आता है। इन 3 चैप्टर में से 10 से 12 नंबर का काम आता है। और बाकी जो कितना बच जाता है इसके अंदर से 15 से 20 नंबर का काम बचता है, 15 से 18 नंबर का काम बचता है। वो कहाँ से आता है, वो आता है इन 4 चैप्टर से। लास्ट चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो जो प्योर केमिस्ट्री है उसके अंदर क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे, यहाँ से बहुत सारी नेम रिएक्शंस बनती हैं, यहाँ से नेम रिएक्शंस बनती है। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ से कन्वर्जेंस, कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ से वो आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आ सकती हैं वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आती है, जैसे अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, आपको 3-4 कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट को आपको अरेंज करना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसके अलावा इसके साथ साथ एक और आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसिडिक और बेसिक नेचर आ जाता है, एसिडिक और बेसिक नेचर आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर आ जाता है। तो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों का काम ये है कि सबसे पहले तो अपने जो भी नोट्स रहेंगे सबसे पहले आप सिलेबस को नोट करेंगे लाइन वाइज, ऐसा अलग अलग करके मत कीजिए। चाहे आप डायरेक्टली एक पेज के ऊपर अपना जो सिलेबस है उसको नोट कीजिए, सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉलिड स्टेट चैप्टर जो रहेगा वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस जो रहेगा वो बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर और कम्प्लीटली उसको कवर किया जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि जो भी क्लास हो उसके नोट्स बनाने हैं, और जब भी एक नई क्लास होती है, जब भी एक नई वीडियो आती है, तो पिछली क्लास के नोट्स को एक थोड़ा सा रिवीजन लेके फिर नई क्लास लेनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। इस वीडियो के अंदर भी फिलहाल इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।